इसहाक डार साहब की तवक्को यह है कि वो चाइना का विज़िट करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से बात की है। यूनाइटेड नेशन, चाइना और यूरोपियन यूनियन, वहाँ से भी सपोर्ट इस प्रोसेस की आ रही है। तो कभी इम्कान ये होना चाहिए कि नेतन्याहू को नई साजिश ना करे और ये जो मुज़ाकराती अमल जिसका इनिशिएटिव टोटली पाकिस्तान ने लिया हुआ है, रास्ता पाकिस्तान निकाल रहा है। अमेरिका और ईरान जो दो बड़े फ्रीक हैं इस मामले के अंदर, और मिडल ईस्ट से भी सऊदी अरब, वो इसको मुकम्मल बैक कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आगे चल पड़े। दुनिया सारी की बचत इसमें, ये सिर्फ पाकिस्तान की बचत नहीं है कि नेक्स्ट डोर हमारा नेबर है, पूरी दुनिया के स्टेक्स इस जंग के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट सुनवा दें, फिर आगे सवालों जो आप शुरू करते हैं, दिखाइएगा जी। We've had very good negotiations today with Iran. We'll see how it works out. We are negotiating with them directly and indirectly. We're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. I do see a deal in Iran. Yeah, could be soon. They're going to do everything that we want to do. If they don't do that, they're not going to have a country. ट्रंप साहब के बयानात को बहुत संजीदगी से इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो जो सुबह बयान देते हैं वो शाम वाले बयान से मुख्तलिफ होता है, और जो अगले दिन बयान देते हैं वो पहले सारे बयानात से मुख्तलिफ होता है। एडमिरल फैसल साहब, आपसे अगर मैं तजिया जानना चाहूँ, इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से ये खदशा है ईरान को कि वो टाइम बाय कर रहा है ये डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट से, बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है, मरीन्स ला रहा है, ट्रूपर्स ला रहा है, तो वो खार्ग आइलैंड के अंदर तेल वाले ज़खायर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा या उनके न्यूक्लियर के जो स्टॉक पाइल्स हैं उसको उठाने की कोशिश करेगा। आपको लगता है कि ऐसे ही है या ये प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की जानिब से? शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। ओवरऑल तो मुझे ये लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ऑप्टिक्स हैं, जिसकी जो एक ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए है कि मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाओ और जो हम कह रहे हैं उसमें से ज़्यादा कंसेशंस हमको दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। असल जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को एक हजीमत का इस वक्त सामना है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश, जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं लेकिन वो खुलवा नहीं पा रहे हैं। और फिज़िकली अगर वो खुलवाने जाते हैं तो मुझे खदशा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो फ़िलहाल ईरान के कंट्रोल में है उसको ईरान बंद कर सकता है और फिर ये कई महीनों के लिए बंद हो सकती है। आपको याद होगा ट्रंप साहब ने पहले कहा कि 20% में ज़्यादा बमबारी करूंगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप नहीं खोलेंगे, तो उससे भी काम नहीं चला। फिर उन्होंने कहा मैं क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको तबाह करूंगा, उससे भी नहीं हुआ। फिर कई मुल्कों को उन्होंने इनवाइट किया कि आके मेरे साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएं, लोगों ने मना कर दिया। और फिर उनकी आखिरी स्टेटमेंट ये आई कि जिन लोगों का इन्हिसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है वो खुद ही उसके ज़िम्मेदार हैं। तो मतलब एक तरह की उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैं नहीं खुलवा सकता। अब जो उनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, वो है कि या तो वो ईरान को किसी मुज़ाकरात में इंगेज करें और फिर ख़ुद ही ईरान कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोल रहे हैं और जंग बंद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान की किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना अटैक किया जाए और उनके सिविलियंस को इतना तंग किया जाए कि वो बाहर आ जाएं और हुकूमत को प्रेशर करें कि जी जंग बंद कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। और तीसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो खर्ग आइलैंड जैसे किसी इलाके पे कब्ज़ा कर लें और फिर बार्गेनिंग चिप के तौर पे उसको यूज़ करें। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि खर्ग आइलैंड पे अगर ट्रंप साहब कैंपेन कर रहे हैं मिलिट्री, तो वो किस तरह की होगी और उसमें क्या नताइज निकलेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये अमेरिका में मिलिट्री जो एक्स मिलिट्री कमांडर्स हैं वो भी ये डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आइलैंड वॉरफेयर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो वहाँ बैठा होता है अगर उसके पास एक बड़ा कंक्रीट किस्म का एयर डिफेंस नहीं है जिसमें राउंड द क्लॉक एयर कवर भी चाहिए आपको, तो फिर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ये मुमकिन है कि क्योंकि ईरान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं है और एयर डिफेंस नहीं है, तो ये ज़रूर मुमकिन है कि ट्रंप साहब वहाँ बमबारी करके और अपने जो छाता बरदार हैं उनको उतार दें या मरीन्स को लैंड करवा दें। लेकिन जब आप उस आइलैंड पे चले जाएंगे तो फिर क्योंकि वो 25 से 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और वहाँ पे फिर मोबिलिटी सिर्फ इस आइलैंड तक ही महदूद रहेगी, इससे आगे तो आप कहीं नहीं मोबिलिटी कर सकते। तो फिर आप वल्नरेबल हो जाते हैं और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सेटअप चाहिए वहाँ पे, और फिर आपको राउंड द क्लॉक एयर फोर्स चाहिए जो आपके ट्रूप्स की वहाँ हिफाजत कर सके। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सेटअप आप इसलिए नहीं ला सकते कि आप शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एंटर नहीं करवा सकते, तो वो शिप्स आके उस आइलैंड के पास नहीं खड़े हो सकते और एक एयर डिफेंस सेटअप नहीं प्रोवाइड कर सकते।
एयरफोर्स को आप ज़रूर वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि आपने देखा है अभी रीसेंट टाइम्स में ईरान ने कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं जो कि बाद में स्टडी करने पड़ेंगे कि कैसे हुए हैं, कि F-35 को भी उन्होंने ज़ख्मी किया है, F-15 भी गिराए हैं और F-18 भी गिराए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी आ गई है। इसके अलावा ईरान के पास मिज़ाइल, रॉकेट और ड्रोन्स तो अवेलेबल हैं जिससे वो इस फोर्स को जो कि कर्ग आइलैंड पे बैठेगी उसको अटैक कर सकते हैं और कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं बहुत सारी अमेरिकन की। और अमेरिका में जब आपको पता है कि बॉडी बैग्स जाते हैं तो एक कुराम मच जाता है, तो ये एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन है जो कि डाइसी किस्म की है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स इसके हक में होंगे, लेकिन अगर जाहिर बात है कि ट्रंप साहब पड़े रहे तो उनको ये करना पड़ेगा, बट फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने के चांसेस कम हैं और फिर उसके साथ ये जो मिलिट्री कैंपेन है इसमें भी उनके सक्सेस के चांसेस कम हैं। दुरुस्त है। ये बड़ी मुश्किल जंग है जिसमें आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं है। अमरीकी सदर एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि चंद दिनों में बताएंगे कि अमरीकी जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो किस हद तक ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका को बड़ा क्लियरली एक मैसेज दिया था और वो मैसेज ये था कि जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कोलिबोफ और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इन दोनों को आप हिट लिस्ट से हटाएं क्योंकि दोनों सेंट्रल फिगर हैं जो इंगेज कर रहे हैं इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस को। तो अगर आपने इनको असैसिनेट किया या इनको हिट किया तो आपका ये प्रोसेस टूट जाएगा। अमेरिका ख़ुद से इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है जो इस्लामाबाद चला रहा है इस वक्त सफारती सतह के ऊपर। तो इसलिए अमेरिका को भी फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट पूरा फेथ रखना चाहिए और इन रहनुमाओं को हिट करने से गुरेज करना चाहिए। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि जो खामेनाई है, मुज्तबा खामेनाई, वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। बाकी आने वाले दिनों में ईरानी मीडिया और क़यादत की तरफ से बयानात आएंगे तो ज़्यादा चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत लंबी जंग खिंचने वाली है? क्योंकि जब बूट्स ऑन दी ग्राउंड आ जाएं तो फिर तो उससे निकलना ज़्यादा जल्दी मुमकिन नहीं रहता। और वहाँ बॉडी बैग्स की भी आपने दुरुस्त बात की थी कि वो कॉस्ट अमेरिकन शायद उठा ना पाए। क्या देखते हैं फ्यूचर? नदीम साहब, मैं खुदा न खास्ता इस जंग को, इसके दायरे को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आप देखिए कि रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि ज़ेलेंस्की साहब ने दौरा किया है यूएई का और कतर का और डिफेंस एग्रीमेंट किया है और इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है जो कि ईरानियन ड्रोन्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ईरान ने ये ड्रोन्स रशिया को दिए थे, शहीद ड्रोन्स, और वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए थे, तो यूक्रेन ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया था। इसके अलावा यूक्रेन एक और ख़तरनाक काम कर रहा है। यूक्रेन रशिया के ऊपर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन मुल्कों को कि हाउ रशिया इज़ हेल्पिंग आउट ईरान। अच्छा, रशिया ने कोई 5 से 6 दिन हुए हैं एक स्टेटमेंट दी थी कि हम ईरान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ बिला मशरूत खड़े हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए ये कर्ग आइलैंड वाली जो एक हाइपोथेसिस है, अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है और वाकई अमेरिका उस पर अटैक करता है और उसको कब्ज़ा कर लेता है, तो फिर तो ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ब्रीच हो गई। तो रशिया के पास एक तो जो उसने स्टेटमेंट दी है उसके एवज़, और दूसरा जो यूक्रेन की इनग्रेस है इन मिडिल ईस्ट, उसके एवज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इंसेंटिव हो जाता है कि वो इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाए, खुल के सामने आ जाए। अगर रशिया सामने आता है तो फिर नेटो के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, नेटो शायद इसमें आना चाहेगा क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर रशिया आता है तो शायद चाइना उसकी मदद के लिए आ जाए और फिर उसके पीछे शायद नॉर्थ कोरिया भी आ जाए। तो मुझे तो ये जंग का दायरा इस तरह से वसी होता हुआ नज़र आ रहा है और ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस वक्त नेगोशिएशंस में, मेरा ये ख्याल है कि उनको भी इस चीज़ का इदराक है और ये हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये नेगोशिएशंस किसी राह पे निकलें और किसी नहज पे पहुँचें। अगर फौरी तौर पे कोई मुआहदा नहीं भी हो पाता तो कम से कम नेगोशिएशंस के ज़रिए टाइम बाय किया जाए और कूल डाउन किया जाए टेम्परेचर को, और जो लोग एक्स्ट्रा इस वॉर में इधर उधर से आ रहे हैं या उनके लिए वो रास्ते खुल गए हैं आने के लिए, उन रास्तों को प्लग किया जाए ताकि ये ज़्यादा ना बढ़े और इसका दायरा वसी ना हो और ज़्यादा लंबी भी ना चले। लेकिन जहाँ तक हमारे जो मिडल ईस्ट के लीडर्स हैं, कम से कम उनको भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए।